प्रोग्राम बड़ी बात में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। नाज़रीन, पाकिस्तान में इलेक्शंस कब होंगे, इस हवाले से वज़ीर आज़म, हुकूमती इत्तेहादी जमातों और अपोजिशन बेंचेस पर बैठे अरकान के बयानात मुख्तलिफ आरा और तज्जियों को जन्म दे रहे हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं कि असम्बली की मुद्दत 13 अगस्त को ख़त्म हो रही है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात की तारीख का तयन करेगा। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करा सकते, इलेक्शन तभी होंगे जब वो यानी जरदारी कराएंगे। मौलाना फजल रहमान इत्तेहादी जमातों की मुत्तफिका राय से इलेक्शन के फैसले का बयान देते हैं, जबकि अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने भी असम्बली की मुद्दत में 6 माह की तौसीह के हुकूमती इक़दाम की हिमायत का ऐलान भी कर दिया है। मौशी इमरजेंसी के नफाज की भी बातें की जा रही हैं। आईनी और कानूनी माहिरीन के मुताबिक इलेक्शंस का अल्तवा और असम्बली की मुद्दत में तौसीह आईनी तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं है और आईनी तरमीम के लिए मौजूदा असम्बली में इस वक्त हुकूमत को 2/3 की मतलूबा अक्सरियत भी मुयस्सर नहीं है। अगर किसी तरह असम्बली से मुस्ताफी अरकान वापस आ भी जाएं तो क्या इलेक्शन से मुताल्लिक आईनी तरमीम इसी असम्बली का इस्तेहकाक होगा या नहीं, ये भी अहम कानूनी मामला है। इसके साथ साथ इलेक्शंस के इल्तवा से आने वाले दिनों में सेनेट और सदारती इलेक्शन के हवाले से नामुकम्मल इलेक्टोरल कॉलेज भी एक बड़ा चैलेंज है। इन आईनी और कानूनी पेचीदगियों के बावजूद मुल्क के सियासी माहौल में इलेक्शन की तैयारियों जैसी गहमा गहमी भी देखी जा रही है। जहांगीर तरीन ने आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अहम ओहदेदारों के नामों का ऐलान कर दिया है। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की IPP, काफ लीग और पीपल्स पार्टी में शमूलियत का सिलसिला भी जारी है, जबकि माजी में जहांगीर तरीन को चीनी चोर, ATM जैसे अलकाबात से नवाजने वाली मुस्लिम लीग नवाज आज उन्हीं की जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट और इंतखाबी इत्तेहाद की बातें करती भी नजर आ रही है। क्या माजी का चीनी चोर आज आजमूदा इलेक्टेबल्स को साथ मिलाकर तमाम इल्जामात से बरी हो चुका है? इलेक्शंस अगर वक्त पर ना हुए तो इसके मुल्क के सियासी मंजरनामे पर क्या असरात मुरत्तब होंगे, और अगर अक्टूबर में ही इलेक्शंस हुए तो आने वाले दिनों में कौन कौन से सियासी सरप्राइजेस मंजर आम पर आने को तैयार हैं? इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के रहनुमा राना एहसान अफजल हमारे साथ मौजूद है, जबकि हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब भी। राना एहसान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सबसे पहले ज़रा इलेक्शन पे चूंकि बात हो रही है तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन से मुताल्लिक़ क्या कहा था, पहले ये सुन लेते हैं। Life of the present National Assembly of Pakistan expires on 13th of August this year, and elections must be held because democracy must be strengthened. But it is for the Election Commission of Pakistan to announce the dates, and we will follow it. कायदे अवान का बयान आपने सुना, अब अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने इस हवाले से क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। अक्टूबर में आपको लगता है हो जाएंगे इलेक्शंस? देखिए, अक्टूबर में इलेक्शन मुझे तो नजर नहीं आ रहे, मुश्किल लग रहा है। उसकी वजह है मुल्क को पहले माशी तौर पे खड़ा करना पड़ेगा, उसके बाद मैं समझता हूँ कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। मैं खुद इसके हक में। ये एक्सटेंड कैसे होगी गवर्नमेंट या सब? वो आईनी तौर पे आप कर सकते हैं इसको, उसमें गुंजाइश है। कोई भी हंगामी हालात हो तो आप चाहे आपको माशी इमरजेंसी लगा दे तो फिर भी आईनी तौर पे आप इसको 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकते। तो बीइंग अपोजिशन लीडर आप असम्बली या हुकूमत की एक्सटेंशन को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगा, इसमें पाकिस्तान का फायदा है। अच्छा राना साहब, दोनों बयानात आपने सुन लिए हैं। वज़ीर आज़म का बयान ज़ाहिर है आईनी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है, 13 अगस्त को असम्बली की मुद्दत खत्म होनी है, फिर इलेक्शन कमीशन ने तयन करना है। माजी में हमने देखा है पंजाब और KP इलेक्शन से मुतालिक कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन हम आहंग थे कि इंतखाबात मुल्क में एक वक्त पर हों। क्या इस वक्त भी हुकूमत मुत्तफिक है कि 13 अगस्त को मुद्दत खत्म होनी है असम्बली की और अक्टूबर में इलेक्शन होने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुख्तलिफ जमातें हैं, इस कोएलिशन का हिस्सा हैं और हर एक का अपना व्यू है, हर कोई अपनी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर स्टेटमेंट दी है कि हमारी जो मुद्दत असेंबली है वो इस अगस्त में ख़त्म होने जा रहा है, और तरीक़ाकार ये है कि अगर 13 अगस्त को हमारा टेन्योर एक्सपायर हो रहा है, अगर वो टेन्योर एक्सपायर हो जाए तो फिर 60 दिन में इलेक्शन है जी। और अगर उस टेन्योर से 1-2 दिन पहले अगर जो है असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए तो फिर 90 दिन में इलेक्शन है। तो इस तरीके से इलेक्शन की जो डेट आइन के मुताबिक बनती है वो आपकी अक्टूबर मिड से लेके नवंबर के कह लें पहले दूसरे हफ्ते तक जो है वो इलेक्शंस इस तरीके से हो जाते हैं। PMLN का स्टांस क्लियर है, हम समझते हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए, पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शंस होने चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, और कोई वजह नहीं है कि इलेक्शंस जो है वो ना हो। तो ये हमारा स्टांस है। लेकिन और इसके अंदर मैं ये भी बता दूं कि अगस्त में जब हमारी जो टेन्योर खत्म होता है तो तब एक
आईनी अमल, उससे पहले आईनी एक अमल है कि आपने केयर टेकर सेटअप जो है वो चूज करना है, और फिर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करे, और केयर टेकर की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि इलेक्शन कमीशन को सारी मामनत जो है वो मिले और इलेक्शंस की तरफ हम बढ़ जाएं। अब इसमें जो आपने बयान सुनाया ऑपोजिशन लीडर का, वो उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। इसी तरह अगर JUIF के सरबराह मौलाना साहब का अगर कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है वो काबिल एहतराम है, लेकिन इसके ऊपर ना कोई अभी कोई सिटिंग हुई है PDM के लेवल के ऊपर कि PDM ने मुख्तलिफ जमातों को इकट्ठा किया हो और फिर कोई फैसला इसके ऊपर हुआ। कोई ऐसी बात नहीं है, अपना अपना ओपिनियन हर जमात का है, और हमारा ओपिनियन यही है कि इलेक्शन बर वक्त और पूरे मुल्क में एक साथ अपने आइन के मुताबिक होना। अच्छा राना साहब, ये जो अब इलेक्शंस की जब से सारे बहस शुरू हुई है, तो अब माशी इमरजेंसी की बहस ने भी जन्म ले लिया है, और इस तरह के तज्जिए भी हैं कि गालिबन किसी करारदाद के जरिए या किसी आइन से कोई शिक निकाल के, कोई रास्ता कानूनी निकाल के असम्बली की मुद्दत में तौसी कर दी जाए। क्या अब इस किस्म की कोई ऑप्शन हुकूमत के लेवल पे ज़ेर गौर आई है? ऑप्शन के नहीं, अभी हुकूमती लेवल पे या लॉ मिनिस्ट्री ने इस चीज को जो है कोई किसी लेवल पे या प्लेटफॉर्म पे ये मामला डिस्कस नहीं हुए, या कोई ऐसी कोई असेंबली के अंदर भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई जो इस चीज का अंदिया दे कि हुकूमत इस डायरेक्शन में सोच रही है या कोई ऐसा अमल जो है वो करना चाहती है। इसके अंदर और भी कवाहत हैं। देखें, आप अगर मिसाल के तौर पे आईनी तरीका अगर निकल भी आए कि आप जो इस असेंबली के इस गवर्नमेंट को आप 6 माह की माशी इमरजेंसी के तहत आप एक्सटेंशन दे दें या साल की एक्सटेंशन दे दें, तो फिर जो सूबे हैं उनका क्या होगा? वो उनके लिए तो ऐसी कोई एक्सटेंशन की गुंजाइश नहीं है, और ऐसी असेंबली ना अभी पंजाब में है मौजूद, ना KPK में मौजूद है कि अगर ऐसी कोई आईनी तरीका हो भी तो उधर की असेंबलियां इसको और एक्सटेंड कर दे। तो मैं समझता हूं ये बड़ा एक मुश्किल सिनारियो बन जाएगा कानूनी तौर पे भी कि आप उसको आगे लेके जाएं। तो मैं नहीं समझता कि अभी कोई ऐसी कोई बातचीत कहीं भी हुकूमती लेवल पे अभी चल। राना साहब, ज़ाहिर है चूंकि आपने भी जिक्र किया कि इलेक्शंस असेंबली की मुद्दत खत्म होने से पहले दीगर प्रोटोकॉल्स भी हैं जो फॉलो करने हैं, केयर टेकर सेटअप भी है। अब चूंकि आप इत्तेहादी हुकूमत हैं और जो दीगर 2 बड़ी इत्तेहादी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI, उनके सरबराहान की तरफ से जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने क्लियर कट बयान दे दिए, पॉलिसी स्टेटमेंट उनकी तरफ से भी नहीं आई, और लग यही रहा है, जिस तरह जरदारी साहब का बयान भी है, मौलाना साहब का भी है, कि शायद वो ये कंसिडर कर रहे हैं कि मुद्दत बढ़ा दी जाए या कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, क्या मुस्लिम लीग नवाज अपने ही स्टांस पर कायम रहेगी और फिर 13 अगस्त को हुकूमत से अलग हो जाएगी, या फिर उन जमातों की साथ उनकी मर्जी के साथ चलते हुए, उनके ऑप्शन को कंसिडर करते हुए कोई रास्ता निकालेगी? देखिए, सबसे पहले एक चीज तो क्लियर होनी चाहिए कि अगर 13 अगस्त आ गया और हुकूमत या उससे पहले जो है वो आपकी हुकूमत अगर खत्म हो जाती है और केयर टेकर सेटअप आ जाता है, फिर तो ये कंट्रोल, ये इन्फ्लुएंस, ये किसी भी PDM की जमात के पास नहीं होगा कि वो इलेक्शन की डेट को डिसाइड करे कि इलेक्शन कब होना है। फिर ये कंट्रोल मुकम्मल तौर पे उस वक्त की केयर टेकर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान आ जाएगा, जो कि बाइंडेड हैं आइन के मुताबिक। तो अगर उससे पहले कोई अगर फैसला हो कि आईनी कोई तरमीम की जरूरत है या इसको एक्सटेंड करना है, तो वो बिल्कुल वो हो सकता है। लेकिन जो आपका सवाल है कि PDM अगर इकट्ठी कोई मीटिंग हो तो उसके अंदर देखें कंसेंसस से फैसले होते हैं, लेकिन PMLN का बड़ा क्लियर स्टांस है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का आपने जो क्लिप सुनाया उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मैं समझता हूं कि यही मौकफ PDM की अगर मीटिंग होगी हम वहां भी रखेंगे, फिर जो नतीजा होगा वो बता देंगे, लेकिन हमारा इसमें बड़ी क्लैरिटी है। ठीक है, नज़ीर लगारी साहब हमें ज्वाइन कर चुके। लगारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, में आपने वक्त दिया। सर, वज़ीर आज़म ने तो अपना क्लियर कट बयान कल भी एक गैर मुल्की टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए दे दिया है कि 13 अगस्त को असेंबली की मुद्दत खत्म हो रही है और आईनी तौर पर ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक है इंतखाबात के तयन का। कॉन्स्टिट्यूशनली बड़ा करेक्ट बयान है। क्या आप समझते हैं कि अक्टूबर में इंतखाबात हो रहे हैं और हुकूमती जमातें मुत्तफिक हो जाएंगी इस सारी बात पर? नहीं, हुकूमती जमातों को इतराज़ क्या हो सकता है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। एक तो ये है कि आइनी मुद्दत जो है 13 अगस्त को ख़त्म हो रही है, तो 13 अगस्त को असम्बली अपना जो है वो ख़त्म हो जाएगी और असम्बली डिज़ॉल्व हो जाएगी, और उसके बाद जो है जो भी मुद्दत उसकी आइन के अंदर मुतय्यन है उसके अंदर इलेक्शन होने चाहिए और हो जाने चाहिए। इसमें किसी किस्म की भी कोई ऐसी बात नहीं है जो नज़र ना आ रही हो।
और दूसरी बात यह है कि हुकूमत में शामिल अगर लोग इस बात पर एतराज़ कर रहे हैं तो वो और कौन सा ऑप्शन देंगे। एक ऑप्शन ये चल रहा है, मेरे ख्याल है कि राना साहब ने उस तरफ इशारा भी किया है कि एक आइनी तरमीम जो है वो की जाए या हो सकती है, लेकिन मैं तो नहीं समझता हूँ कि एक नामुकम्मल हाउस जो है वो जिसके कम अज़ कम 100 अरकान जो हैं वो ना हों उसके अंदर, तो वो आइनी तरमीम कैसे मंजूर कर सकती है। आइन की जो हाउस की कुल स्ट्रेंथ है उसका 2/3 मेजॉरिटी आइनी तरमीम के हक़ में वोट देगी। ऐसा नहीं है कि हाजिर अरकान की जो तादाद है उसका जो है वो ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो आइनी तरमीम तो हमें उसका कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। और अगर ऐसी आपने आइनी तरमीम करने की कोशिश की या की तो फिर आप तैयार रहें कि जो लोग आइन को तरमीम करना चाहते हैं, जो आइन की शिकों को उड़ा देना चाहते हैं, जो आइन को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाना चाहते हैं, वो चाहे एग्जीक्यूटिव में हो चाहे नज़ीर लगारी साहब से गालिबन रब्ता मुनक़ता हो गया है। राना साहब, इससे पहले कि हम नज़ीर साहब से दोबारा बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, वज़ीर आज़म ने एक तकरीब में ये भी कहा है कि ज़ाहिर IMF से जो है वो इमदाद उसको इन्विजन करें। अच्छा राना साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा लगारी साहब से रब्ता बहाल हो गया। लगारी साहब, अपना पॉइंट भी मुकम्मल कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब ने भी कह दिया कि अगर हुकूमत की तरफ से तौसी की कोई ऐसी ऑप्शन सामने आई तो अपोजिशन लीडर उसको सपोर्ट करेंगे। और मुआशी इमरजेंसी की भी बात कर रहे हैं कि मुल्क में जो इस वक्त मुआशी हालात है, ज़ाहिर IMF ग्रांट मिली नहीं है, बजट दे तो दिया है लेकिन खसारा कैसे पूरा होगा, इस पर भी सवालिया निशान है। तो क्या आप समझते हैं कि इस किस्म की कुछ चीज़ें ज़ेरे गौर हैं और प्रैक्टिकली हो सकती हैं? लगारी साहब देखें, एक तो जी मैं अर्ज करता हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मैं ये अर्ज करता हूँ कि बात यह है कि एमरजेंसी का ऑप्शन आइन के अंदर मौजूद है। एमरजेंसी ये सूरत हो सकती है कि कुछ दुश्मन मुल्क आप पर अटैक कर दे और आप जंग की हालत में चले जाएं। एमरजेंसी ये हो सकती है कि जो सिस्टम है पूरा कोलैप्स कर जाए और हुकूमत पूरी कोलैप्स कर जाए और वो फंक्शन करने के काबिल ना हो तो एमरजेंसी लगा। अगर प्रेसिडेंट मुतमईन हो तो खुदा ना खास्ता मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर ये अगर कोलैप्स कर जाता सिस्टम तो, या अगर आपका मालियाती एमरजेंसी भी अगर आती है, अगर आपका डिफ़ॉल्ट कर जाता है मुल्क तो आप एक एमरजेंसी की तरफ जा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि एमरजेंसी की कंडीशन बड़ी सख्त होंगी और आप शायद उस तरफ ना जा सकें। मेरा नहीं ख्याल है कि अगर आपको मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, अगर अब तक तो सियासी अदम इस्तेहकाम रहा है, मुझे इसमें कोई शक नहीं था और मैं स्टैंड करता था और मैं अब भी ये कह रहा हूँ कि मुल्क का 13-14 महीने से जो अदम इस्तेहकाम था और जो मौजूदा सूरत हाल पैदा हुई है उसकी जिम्मेदारी एक शख्सियत पर है, वो इमरान खान है। इमरान खान साहब ने मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार किया, गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार किया और मुल्क के अंदर एक ऐसी कन्फ्यूजन फैला कर रख दी उन्होंने कि जनाब जिससे एक बयानिया बनाया गया और बयानिया बनाने में उन लोगों ने मदद की है जो लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी इक़्तिदार के मरकज़ में किसी न किसी जगह पर बैठे थे। मैं अब भी इस बात पर मुझे एतराज़ है, जब ये कहा गया था कि जनाब वो साजिश नहीं हुई थी, मुदाखलत हुई थी, तब भी है भाई आप वही बात कर रहे थे, कोई और दूसरी बात नहीं कर रहे थे। पर अब तो खुल गया है, साजिश भी नहीं हुई थी, मुदाखलत भी नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था, अब तो सामने आ गया है। अब अमेरिका के 60 कांग्रेसमैन जो है वो उसी की हिमायत हम रहा था। भाई ये अगर साजिश है तो फिर साजिश का ये हिस्सा है। जनाब इमरान खान उस साजिश का हिस्सा थे। तो दीवार से लगाया जाए। फिर आखिरी हमला हो गया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, पाकिस्तान की रियासत पर अटैक किया गया और रियासत को दीवार से लगा दिया गया। आप बात करो हमारे साथ, क्या बात करते हो, ये बात हो रही। तो 9 मई ये नहीं था कि एक जिना जो हाउस था उसके ऊपर अटैक हुआ था, ये नहीं था कोर कमांडर के घर पर जनरल हेडक्वार्टर में अटैक हुआ था। ये पाकिस्तान की रियासत के एक इंस्टीट्यूशन पर नहीं, एक बड़े उस पर अटैक हुआ था। और इसका मतलब ये था कि जो रियासत की सिक्योरिटी पर मामूल इदारा है उसको दीवार से लगा दिया जाए। सिक्योरिटी पर मामूल इदारा है उसको दीवार से लगा दिया जाए, रियासत खुद ब खुद दीवार से लग जाएगी। फिर ये मनमानी करेंगे तो उस मनमानी को रोका गया है
और वो सूरत हाल अब वहां से निकल आई है। लगारी साहब, जिस तरह से अभी राना साहब ने तो क्लियर कर दिया है कि मुस्लिम लीग नवाज की तो क्लियर स्टेटमेंट अभी यही है और वज़ीर आज़म ने भी कह दिया कि इंतखाबात वक्त पर होने हैं, लेकिन जिस तरह से दीगर जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं वो अभी कोई हतमी जवाब नहीं दे रहे इस इंतखाबात वक्त पर होने के मामले को। अगर हाइपोथेटिकली ये समझ लिया जाए कि वो चाहते हैं कि असम्बली की मुद्दत में तोसी हो जाए, तो आप ये नहीं समझते कि इससे जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो मजीद बढ़ेगा? आगे और मामलात हैं बहुत सारे, चलें आइनी तो हैं ही हैं कि आइनी तौर पर कैसे उसको करेंगे, सेनेट इलेक्शंस हैं, सदारती इंतखाबात हैं, इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल हैं, 2 अहम सूबों में हुकूमत नहीं है, ये तो ज्यादा गंभीर नहीं हो जाएगी हालात? ठीक कह रहे हैं आप, और सूरत हाल और ज्यादा खराब हो जाएगी। बात यह है कि मुझे नहीं लग रहा है कि कोई पार्टी ये चाहेगी कि इलेक्शन ना हो, या असम्बली की तोसी कैसे होगी? असम्बली जो 5 साल के लिए मुंतखब हुई है उसको 5 साल के 1 दिन ऊपर कैसे करेंगे, 2 दिन ऊपर कैसे करेंगे? कैसे? कौन सा आईनी तरीक़ाकार होगा? कौन सा आइन की शिक होगी? कौन सा आइन का आर्टिकल होगा जो आपको इजाज़त देगा कि असम्बली की मुद्दत बढ़ा दें? क्या असम्बली की मुद्दत बढ़ाना आपके इख्तियार में है? ऐसा किसी के इख्तियार में नहीं है, ना PDM के इख्तियार में है, ना हुकूमत के इख्तियार में है, ना किसी जमात के इख्तियार में है। कोई ऐसा नहीं कर सकता है। आपको असम्बली 13 अगस्त को डिज़ॉल्व करनी है और उस वक्त जो है एक नया सेटअप वजूद में आना है। आप अभी से मुशावरा शुरू कर दें, या बेशक जुलाई में मुशावरत करें, या बेशक अगस्त के दिनों में मुशावरत करें। आप लीडर अपोजिशन से मुशावरत करें और उसके बाद उनको कहें कि जनाब आइए बिस्मिल्लाह, आप बैठकर जो हुकूमत बनानी है बनाइए, और एक अबूरी हुकूमत बन जाए, निगरान हुकूमत बन जाए, वो उसी मुद्दत के लिए बने जिस मुद्दत में इलेक्शन होने हैं। बिल्कुल दुरुस्त। लगारी साहब मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। राना साहब, वज़ीर आज़म ने तकरीब में एक बयान दिया है आज के, ज़ाहिर IMF तरजीह है, वज़ीर ख़जाना भी ये कह चुके हैं, मौशी सूरत हाल आप भी बहुत बेहतर समझते हैं, बजट में जो रिलीफ भी दिए गए हैं और जो खसारे की बात भी है, पूरा तभी होगा ज़ाहिर जब कोई ग्रांट मिलेगी भी हमें। अगर IMF प्लान नहीं अमल दरामद होता, ग्रांट नहीं मिलती, तो वज़ीर आज़म कहते हैं वो कौम से खिताब करेंगे। क्या कोई प्लान बी है जिस पर कौम को वो एतमाद मिलेंगे? मौशी सूरत हाल के हवाले से कुछ बताएंगे? क्या प्लान्स हैं गवर्नमेंट के इन केस IMF डील नहीं आपकी मैच्योर होती तो? देखिए, अभी नवंबर से ऑनवर्ड हमें जो है कोई IMF की तरफ से इमदाद नहीं आई। जो प्रोग्राम था 9th रिव्यू नहीं हुआ और इस मुल्क ने फिर भी जो है अपनी सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ किया है। हमें एक सख्त रजीम को फॉलो करना पड़ा, तो एक तरीके से तो प्लान भी तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। लेकिन देखें, हमारा मैं ये भी आपको जितने भी नाजरीन हैं उनको ये मैं क्लियर कर दूं कि हुकूमत जो है वो इस बजट को भी ये पहले ऐसे होता नहीं रहा, लेकिन इस बजट में भी जो अहदाफ हैं वो हमने IMF से शेयर किए हैं और उनकी बड़ी डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन रही है थ्रू आउट द बजट फाइनेंस टीम के साथ, और इसी तरह FBR के साथ भी उनकी जो है वो डेटा शेयरिंग होती रही है और उनको हमने ऑन बोर्ड लिया है इस बजट के मुताबिक। इसी तसल्ली में शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि 9th रिव्यू 30 जून तक हमें कोई खुशखबरी आनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं आती तो ये जो बजट है ये किसी हद तक IMF से कह लें कि उसने ऑडिट इस बजट का किया हुआ है, तो आगे जो भी आएगी हुकूमत वो 24वें प्रोग्राम के अंदर जब दाखिल होगी तो उसको इतनी मुश्किलात नहीं होगी। IMF से सारे डेटा शेयर करने के बावजूद भी गवर्नमेंट IMF का कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट कैजुअल एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास था उसमें पाकिस्तान का मामला नहीं था 14 जून तक। अगर नहीं होता तो क्या ये जवाब बन सकते हैं मौशी सूरत हाल का जिसका इम्पैक्ट फिर इलेक्शंस पर भी पड़े? देखें, ये तो अभी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ, देखें ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं कि हमें कम से कम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है, और अगर आपने IMF के 24वें प्रोग्राम में जाना है और वही रास्ता है आपकी आगे आने वाले महीनों के अंदर, तो उसके लिए ये या तो फॉरेन इलेक्शंस हो, अक्टूबर के अंदर इलेक्शन हो ताकि जो अगली हुकूमत है वो आए और इन मामलात को संभाले, और एक 5 साल का टेन्योर हो ताकि ये चीज़ें सेटल हो जाएं और IMF को भी पता हो कि उन्होंने किस हुकूमत के साथ डील करना है, और उस हुकूमत को भी पता हो कि उन्होंने इस प्रोग्राम 24वें प्रोग्राम को किस तरह आगे लेके बढ़ना है। लेकिन अगर कोई केयर टेकर निज़ाम आता है और वो जो है वो एक्सटेंड हो जाता है,
तो फिर वो एक्सटेंशन का कोई पता नहीं कि वो कितने अरसे के लिए हो, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि 24वां प्रोग्राम हो और उसके अंदर भी वो निगोशिएट किया हो केयर टेकर सेटअप ने, और फिर आगे बाद में फिर एक और जो है वो केयर टेकर सेटअप आए या इलेक्शंस हो, फिर एक और हुकूमत आए, तो ये सारी चीजें फिर कंफ्यूजन रहेगी, अनसर्टेनिटी रहेगी। बेहतर है कि इलेक्शंस टाइमली हो जाएं और जो अगली हुकूमत है वो IMF को फिर एक 5 साल के प्लान के तहत आगे लेके बढ़े, ताकि मुल्क इस जो माशी झंझट में फंसा हुआ है इससे बाहर निकले। लगारी साहब, अगर कोई भी सियासी स्टेक होल्डर ये समझता है कि किसी भी किस्म की गैर मामूली सूरत हाल, और जो बज़ाहिर भाई IMF प्रोग्राम ना होना और माशी सूरत हाल बनाया जा रहा है जिसको वजह, इनको बुनियाद बना के अगर असम्बली किसी भी तरीके से करारदाद पास कर लेती है या ज्वाइंट सेशन बुला के कोई प्रोविजन निकाल लेती है जिससे मुद्दत में तौसी कर ली जाए, तो ये कितना बैड प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा आने वाले दिनों के लिए भी, कि अगर कोई हुकूमत 2-3 अक्सरियत लेकर आती है तो अपने इंटरेस्ट के लिए फिर वो आइंदा भी असम्बलियों में मुद्दत में तौसी करती रहे। नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसा किसी ने सोचा हुआ नहीं है अब तक, तो ये बात कोई किसी ने नहीं सोची हुई, ये हम बात कर रहे हैं आपस में, या इस तरह से कुछ बातें लोग जो हैं वो गॉसिप्स छोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात इनके पेश नज़र नहीं है। और कोई भी असम्बली अपनी मुद्दत में तौसी नहीं कर सकती है, आइन बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देता है। आइन ये नहीं कह सकता है कि जनाब ये असम्बली मजीद 5 साल के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये बिल्कुल नहीं कर सकता है। आपको 5 साल के बाद इलेक्शन करना, आपको 5 साल के बाद इलेक्शन में जाना है और आप 5 साल पूरे हो रहे हैं, 13 अगस्त को असम्बली की मुद्दत पूरी हो रही है। अब आपने 3 महीने के लिए सेटअप बनाना है, वो अबूरी सेटअप होगा, अबूरी सेटअप आपका इलेक्शन करवाएगा और इलेक्शन करवाने के बाद वो नई हुकूमत के हवाले करके चला जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी सियासतदान को, मुझे नहीं समझ में आता है कि कौन ऐसा सियासतदान होगा जो ये बात सोचता होगा कि इलेक्शन अपने वक्त पर ना हो या अदम इस्तेकाम जो मजीद जारी रहे। इससे ज़ाहिर सियासी इस्तेकाम मजीद बढ़ेगा। लगाई साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, आप अपना नुक्ता भी मुकम्मल कीजिएगा और दीगर भी सियासी मामला जिन पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पेट्रन चीफ जहांगीर खान तरीन ने पार्टी के अहम ओहदेदारों के नामों का ऐलान कर दिया है। अलीम खान पार्टी के सदर, आमिर महमूद कियानी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, जबकि ओन चौधरी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल। बज़रिया ट्वीट उन्होंने ये ऐलान कर दिया और दीगर तर्जुमानों के नामों की भी एक लिस्ट उन्होंने दे दी है। अब इस इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सियासी मंजरनामे पर आने के बाद हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नवाज जो इत्तेहाद में सबसे बड़ी जमात है, उसके रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी अता तारिर ने भी और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इस सियासी जमात से सीट एडजस्टमेंट, सियासी इत्तेहाद के इम्कान का इशारा भी दिया था। पहले अता तारिर साहब का शॉर्ट सुने तो उन्होंने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। जहांगीर तरीन साहब के साथ हमारा आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। उनके जितने साथ के लोग हैं, ओन चौधरी हमारी कैबिनेट में एडवाइजर हैं, उनके जितने बाकी लोग हैं फील्ड में मौजूद हैं, सारे वो लोग हैं जो हमारे साथ भी अलाइंड हैं। बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे तरीन साहब के उम्मीदवार खड़े होंगे या हमारे उम्मीदवारों की उनसे कोई आपस में एक जॉइंट कैंडिडेट आने का भी बहुत सारी जगहों पे ये इम्कान है। तो तरीन साहब और हम एक साथ चलेंगे। हम हो सकता है उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ें, जो है सीट एडजस्टमेंट हो सके उनके साथ भी। आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है जहांगीर तरीन साहब के साथ, उनकी सियासी जमात के साथ। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं उनके साथ, और हो सकता है आने वाले दिनों में सीट एडजस्टमेंट या सियासी इत्तेहाद भी हो सके। लेकिन पहले यही अफराद जो मुस्लिम नवाज के रहनुमा, इनके बारे में क्या कहते थे, आइए सुनते हैं। आटा चोरो, चीनी चोरो, जान चोरो, आटा चोरो, चीनी चोरो, जान चोरो। जहांगीर तरीन के जरिए उस चीनी की कीमत में डाका डाला गया। उन्होंने जहांगीर तरीन को एनआरओ दिया, चीनी चोरों को एनआरओ दिया, आटा चोरों को एनआरओ दिया। एक आदमी पूछता है कि रोज आटा चीनी हमारी दस्तरस से बाहर होती जा रही है, वो जहांगीर तरीन कहाँ गया? उसको जहाज में बिठाकर बाहर भेजवाने वाला कौन था? आपको इस बात का जवाब देना होगा। सबसे बड़ा माफिया जो है वो डॉन था या डॉन है, वो जहांगीर तरीन है, जिसको उन्होंने पकड़ा। क्यों नहीं डाला उसको ECL के ऊपर?
क्यों उसको जाने दी है? इस हुकूमत ने आटे और चीनी के बहरान में 180 अरब का डाका डाला है और डाका डालने वाली एटीएम्स हैं। ये आटा भी एटीएम्स खा गई हैं, चीनी भी एटीएम्स खा गई। पाकिस्तान के जो सबसे बड़े डॉन शुगर माफिया, जिसको चीनी चोर कहते हैं, इसका नाम जहांगीर खान तरीन है, जिसने पाकिस्तान के गरीब हारियों उनकी डॉलर लूट के ये सैकड़ों एकड़ पे मुहित उसका ये घर फार्म हाउस है जो पाकिस्तान की अवाम के खून पसीने का पैसा है। आपके इर्द गिर्द चोरों का टोला है। जहांगीर खान तरीन बाहर बैठा है 100 अरब की चोरी करके। जो एनआरओ दिया है जहांगीर तरीन को, महमूद खान को, इसका जवाब कौन देगा? राना साहब, सारे बयानात आपने सुन लिए हैं। क्या मुस्लिम लीग नवाज के मुताबिक अभी भी जहांगीर खान तरीन और उनके इर्द गिर्द लोग चीनी चोर हैं, एटीएम्स हैं, चोरों का टोला है, या इन इल्जामात से अब बरी हो गए वो? देखिए, ये बिल्कुल इनके ऊपर तनकीद हुई उस वक्त, लेकिन ये अपने कोर्ट्स में गए और कोर्ट से इन्होंने अपनी जो भी अपनी रिलीफ है वो ली। लेकिन बात ये है कि इनके साथ भी एक प्लान के तहत, जहांगीर साहब की अगर बात की जाए कि जब नवाज शरीफ का प्लान बना के इनको नाअहल करना है, अब जो हकायक आए वो यही है कि इनको भी उस प्लान के तहत, बैलेंसिंग एक्ट के तहत नाअहल किया गया और इनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया। अब जो इनके केसेस हैं वो अदालत में हैं और मेरे ख्याल से वहां से कोई चीज इनके अगेंस्ट साबित नहीं हुई। तो इस वक्त देखें, जो अता साहब ने जो बात की वो बिल्कुल अभी उसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये चीजें आगे जाके इसके ऊपर ये भी फैसला नहीं हुआ कि इलेक्शन अलग-अलग लड़ने हैं या सीट एडजस्टमेंट होती हैं, विद इन पीडीएम क्या फैसले होने। तो ये सारे मामलात जो हैं ये आगे जाके डिसाइड होंगे, लेकिन सियासत जो है वो इम्कानात का खेल है और इसके अंदर ये बिल्कुल मुमकिन है कि सीट एडजस्टमेंट हो। वो किस लेवल पे होती है, किस तर्ज पे होती है, ये सब चीजें अभी डिसाइड होने वाली। अच्छा राना साहब, जब आपकी क़यादत इन पर सारी ये जब ये इल्ज़ाम लगा रही थी, तनकीद कह दें या ओपनली पब्लिक जलसों में भी ये इल्ज़ामात थे, आबिद शरीफ साहब उनका घर भी दिखाने चले गए थे, तब क्या उस वक्त आपको ये नहीं पता था कि ये प्लान का हिस्सा है और आप ये समझते थे कि वाकई ये चीनी चोरी और स्कैम्स में मुलव्विस रहे? अब आपको पता चला कि ये उस प्लान का हिस्सा था, तो अब ये बिल्कुल क्लियर है, क्लीन है, क्योंकि अभी भी अदालत ने क्लीन चिट तो से नहीं दी। उस वक्त जो है, जो मामला जिस तरह चीनी के हुए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि चीनी जो थी आपके पास इतनी मौजूद नहीं थी और उसको एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई, और फिर जब वो एक्सपोर्ट हो गई, यहाँ फिर प्राइसेस जो हैं वो शॉर्टेज की वजह से ऊपर जाना शुरू हो गई। तो ये एक मैसिव मिसमैनेजमेंट थी। फिर सब्सिडी दे दी गई पंजाब हुकूमत की तरफ से, जबकि इंटरनेशनली प्राइस जो मौजूद थी वो कंपेटिटिव थी, वहाँ सब्सिडी की ज़रूरत नहीं थी। तो ये तो बिल्कुल वो हकायक हैं जिनके ऊपर हम तनकीद की और आज भी करते हैं, और इसके ऊपर तहकीकात जो हैं वो हो रही हैं। लेकिन कहने का ये है, मकसद ये है कि ये वो मामलात अपने बिल्कुल अदालत से डील करें, और अदालत अगर कोई, हमने इसको रेज भी किया, हमने इसके ऊपर शोर भी मचाया, लोगों को आगाह भी किया, और आज जो ये मामलात हैं ये कोर्ट के अंदर हैं और वो इनको फेस कर रहे हैं। तो बाकी ये कि जहां तक सियासी मामलात हैं, जो वो बिल्कुल डेफिनेटली जो है, साहब इस पार्टी में ठीक है, एक तो स्कैम वाला होगा, इस पे तो आपने अपना पॉइंट दे दिया। दीगर जो क़यादत है इस पार्टी की, जब वो अपनी साबका पार्टी में थे और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस नासिर थे, जिसकी हुकूमत ने ज़ाहिर हुकूमती सतह पर भी तनकीद की, हर लेवल पर उसकी मज़म्मत हुई, यौम तकरीम शुहदा दिन भी बनाया गया, अभी तक उस पर कार्रवाइयाँ चल रही हैं। नक्शे अमन के तहत जिन रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया था, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर छोड़ दिया गया, वो भी इस पार्टी में शामिल हैं। क्या नक्शे अमन में मुलव्विस उन रहनुमाओं की इस सियासी जमात के साथ मुस्लिम लीग नवाज सीट एडजस्टमेंट का सोच सकती है? बयानात तो दे दिए। मैं समझता हूं कि हमारी जमात में ओवरऑल अगर इसका ओपिनियन लिया जाएगा तो मुख्तलिफ ओपिनियन निकलेंगे। बहुत सारे लोगों का यही ख्याल होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुमकिन तौर पे, क्योंकि सियासत में आपने सियासी पहलू को भी देखना है और आपने मुल्क को आगे लेके जाना है, ये बहुत ज़रूरी है कि आगे अगर मिसाक़ मईशत होती है तो उस पर भी आपकी एक सारों की एक अंडरस्टैंडिंग हो, उसके ऊपर सारे कमिट करें कि हमने इस चीज़ को फॉलो करना है। तो ये चीज़ें देखें, मुल्क के मफाद के अंदर अगर कहीं हाथ मिला लिए जाते हैं तो वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी कोई ऐसी चीज हुई नहीं है फाइनल। ये अता तारड़ साहब ने जो बात की है, ये उन्होंने अपना ओपिनियन बयान किया है कि इसके अंदर आखिर ओन चौधरी साहब जो हैं, जो अभी जनरल सेक्रेटरी हैं आईपीपी के,
वो इस वक्त काबीना के हिस्सा है, बिल्कुल वो एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर साहब के। तो पहले भी ये जो कोलिशन जो बनी है उसके अंदर इन्होंने जहांगीर तरीन ग्रुप ने सपोर्ट किया है इस गवर्नमेंट को भी, और इसका वो हिस्सेदार भी हैं। बिल्कुल ठीक है। लगारी साहब, पहले जब तहरीक इंसाफ के लिए जोड़ तोड़ हो रहे थे और जो मुख्तलिफ रहनुमा तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे थे, तो मुस्लिम लीग नवाज और दीगर जमातें तनकीद करती थी कि जी फलां शख्स फलां स्कैम में मुलव्वस है और अब ड्राई क्लीनर से धुल के वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गया है। अब जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है, जहांगीर तरीन साहब इसके रूह रवां हैं, हुकूमत जो अभी है इनको पहले चीनी चोर, ATMs, आप जानते हैं क्या क्या नहीं कहते रहे। अब ज़ाहिर है सीट एडजस्टमेंट की बातें भी हो रही हैं, क्या बरी-उज़्ज़मा कर दिया है हुकूमत ने इनको तमाम इल्ज़ामात से? यही सियासत है लगारी साहब? बात यह है कि जब आपके पास लॉन्ड्री मौजूद है तो फिर आपको, आपके यहाँ सफाई भी होगी, कपड़े भी धुले जाएंगे और आपको साफ भी कर दिया जाएगा। इससे पहले भी होते रहे हैं लोग और अब भी किए जाते रहेंगे, तो इसमें तो आप किसी को नहीं रोक सकते कि जनाब ये क्या हो गया है। मैं कहता हूँ ये तरीक़ाकार गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और सियासत को सियासत रहने देना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं होगा। और अगर इसका ख्याल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, ये ख्याल है कि वो इस सीट एडजस्टमेंट से सीटें बढ़ा लेगी, तो मेरा ख्याल ये खाम ख्याली है। उसे एक अपनी शिकस्त के एहसास से बाहर निकलना चाहिए, जो शिकस्त उन्हें 2018 में दिलाएगी या दी गई। अभी तक वो शिकस्त से बाहर नहीं आ रहे हैं। उन्हें बाकायदा हराया गया था, उनके मौके पर RTS मशीनें बिठाई गई थी, उन्हें बहुत बुरे तरीके से हराया गया। फिर एक ये हवा बनाई गई है, खान बड़ा पॉपुलर है। भाई मैं पहले दिन से कह रहा हूँ नहीं है पॉपुलर, भाई खुदा का खौफ करें। आप आए मेरे साथ चले, मैं आपको पूरे यहाँ से लेकर कराची से लेकर कश्मीर तक ले चलता हूँ कौन सी जगह पर पॉपुलर है। मैं फिर आपको आगे बढ़कर रहीम यार खान और राजनपुर से लेकर और आगे तक चले जाता हूँ। आप मुल्तान से गुजर जाएं, मैं बताता हूँ, पूछता हूँ कि कहाँ है पॉपुलर। फिर आगे चले जाएं, आप लाहौर में जाकर देखें कहाँ है पॉपुलर, पता चलेगा लाहौर में कितनी सीटें लेते हैं। भाई ये कोई इनकी पॉपुलरिटी नहीं है। और अगर इस एहसास शिकस्त के साथ PMLN इलेक्शन में जाती है तो हारेगी, बुरे तरीके से हारेगी। उसको इस एहसास शिकस्त से निकलना चाहिए। जो शिकस्त इनको दी गई थी वो बाकायदा प्लान करके दी गई थी और ये उसके अभी तक सदमे से नहीं निकल पा रहे हैं, और सदमे से निकले भाई। और दूसरी बात, मैं इस बात के हक में हूँ, मैं जो अपना नुक्ता नज़र चाहता था बयान करना वो ये था कि इलेक्शन हूँ, वक्त पर हूँ, बिल्कुल ठीक, फ्री एंड फेयर, लेकिन उसके बाद एक ब्रॉड बेस्ड नेशनल कंसेंसस की इलेक्टेड हुकूमत बने और बैठकर सारे के सारे पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इलेक्शन के बाद बैठकर मुल्क के मसाइल हल करने के लिए बैठें और कोई एक दूसरे के साथ ये ना करे कि जनाब लेग पुलिंग हो कि पॉइंट स्कोरिंग के लिए जिस तरह से ये हम पिछले 13 महीने से सुनते रहे हैं या उससे पहले हम सुनते रहे हैं कि क्या भाई 2023 का हवाला देते हैं कि जनाब ये हो गया, या 2022 में इलेक्शन हुए थे जी ये हो गया, 2021 में इलेक्शन हुए थे वो क्यों नहीं बताते हैं कि कितने इलेक्शन जो है वो यके बाद दीगरे सारे के सारे मुल्क में हार रहे थे। ये इलेक्शन भी बहुत बुरे तरीके से हारे, जहां से भी हारे हैं बहुत बुरे तरीके से हारे। लेकिन लगारी साहब उसके बाद जुलाई में भी इलेक्शन हुए थे, बनाई गई थी। उसके बाद जुलाई में भी इलेक्शन हुए थे जिसमें मुस्लिम लीग नवाज ने तहरीक इंसाफ के जो मुनर्रिफ अरकान थे उनके साथ सीट एडजस्टमेंट की थी, जिसका नुकसान मुस्लिम लीग नवाज को हुआ था। उन इलेक्शंस को तो फिर मुस्लिम लीग नवाज को याद रखना चाहिए। गलत किया था, मुझे पता है, मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि कहां पर लोधरा की सीट पर कैसे गई PMLN हारी है और ये उम्मीदवार ने हरवाया। जहांगीर तरीन साहब के कहने पे ये किया गया। बताता हूँ कहां से जो है इनके अपने उम्मीदवार, इन्होंने उन लोगों को सीटें दी थी, उन लोगों को टिकट दिए थे जो लोग PMLN को एक खास RTS मशीनें बिठाने के जरिए जिनको जितवा कर लाया गया था, फिर उन्हीं को इन्होंने टिकट दे दिए। ये गलत बात थी। भाई अपने लोगों को आप टिकट दें, आप उनसे कहेंगे जी बड़ी मेहरबानी, अगर आप वो हो गए डिस्क्वालीफाई तो आप अपना इलेक्शन लड़ें, जो भी करें, हम अपने उम्मीदवारों को वोट देंगे। अपने उम्मीदवारों को आप टिकट देते हैं और देखते हैं किस तरह से वो जीत कर आते हैं। और अब भी उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग पोजीशन है।
आप PMLN अंडर एस्टिमेट कर रही है अपने आप को कि जनाब हम तो फलां सीट हार गए थे, ये सीट हार गए थे, नहीं हारे थे, सीट आपको हरवाया गया था। अगर अब वो हरवाने वाले अगर आपको हरवाना चाहेंगे तो कहीं से भी हरवा लेंगे। लगारी साहब, उस वक्त तो ये कहा जा रहा था कि हो गया अदम एतमाद में जहांगीर तरीन साहब ने जो मुआवनत की उसका सिला ज़ाहिर ये मिला कि उनके कहने पर सीट एडजस्टमेंट कर दी गई। अब दोबारा से जो बयानात सामने आ रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान, अता तारड़ साहब का बयान, ज़ाहिर राना साहब इससे इत्तेफाक नहीं करते, दीगर क़यादत भी नहीं करती, लेकिन तरीन साहब की लंदन में मुलाकातों की भी खबरें हैं। क्या दोबारा से फिर ये गलती दोहराने को जा रहे हैं? अगर दोहराते हैं तो गलती होगी ना। मैं ये कह रहा हूं कि मैं इनके इस नुक्ता नज़र से, जो भी इनकी पार्टी का अपना नुक्ता नज़र है, जो भी उनके साथ लोग राय दे रहे हैं, मैं उस राय से इत्तेफाक नहीं करता हूं। अगर ये अपनी पोजीशन को बाकी नहीं रखते हैं तो बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएंगे और फिसलेंगे, बहुत बुरे तरीके से फिसलते चले जाएंगे। इनको छोड़ना पड़ेगा बहुत सी चीज़ों को। मैं अब भी ये समझता हूँ कि इनको अपने पार्टी के तौर पर अपने ही हिसाब से इलेक्शन लड़ना चाहिए और उसके बाद मुकाबला करना चाहिए। ये आ जाएं इनमें से, फिर आप भी बेशक आप इनके साथ मिलकर बना लें हुकूमत, ये आ जाएं तो इनके साथ मिलकर हुकूमत बने। PDM का अगर वही बयाना लेकर आते हैं इलेक्शन लड़ने वाले जो हुकूमत जो खिलाफ पर करने जा रहे हैं तो वो कोई बात ना हुई। तो फिर PDM के पास जितनी चावल होंगे उतनी चावल खिला पाएगी, बाकी चावल तो नहीं खिला पाएगी। ठीक है, लगारी साहब हमारे साथ रहिएगा, राना साहब भी हमारे साथ हैं। इन्हीं सियासी मामलात में मजीद बात भी करेंगे। ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, दोबारा गुफ्तगू सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। राना साहब, अभी लगारी साहब ने भी ये बात की और ज़ाहिर हकीकत यही है कि जो मुल्क के मसाइल हैं, ख़ासतौर पे सियासी और फिर जिनसे जन्म लेते हैं मौशी मसाइल भी, उनका हल तो ये है कि फ़्रेश इलेक्शंस हों और फ्रेश मैंडेट लेकर हुकूमत आए। इस वक्त जो सूरत हाल में पंजाब में ख़ास तौर पर नज़र आ रही है, किसी एक जमात की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होने के चांसेस, शायद मुस्लिम नवाज का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, लेकिन अब ज़ाहिर जनूबी पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी है और फिर कहीं ना कहीं इत्तेहाद में जाना है। वो तमाम लोग जो पहले एक सियासी जमात में थे, फिर उसके बाद सियासी जमातें तब्दील कर दी, वफादारियां तब्दील की, नई सियासी जमात में शामिल हो गए, अगर उनके साथ मिल जाते हैं इंतखाबात के बाद और एक हुकूमत बना लेते हैं, किस तरह से मुल्क के मसाइल हल कर पाएगी ऐसी हुकूमत? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो कोalition थी PDM की, इसने भी वो फैसले किए जो मुल्क के लिए जरूरत थी जिनकी, और अपने सियासी मफाद को नहीं देखा। तो मैं समझता हूं बहुत सारे मुश्किल फैसले किए और उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट जो है वो यानी कि एक हद तक पे की, कि जो इमरान खान क्लेम करता था कि मैं बड़ा पॉपुलर हूं, लेकिन मैं समझता हूं 9 मई के वाकये के बाद PTI की पॉपुलैरिटी तो खत्म हो गई है और वो जो इनको जो सपोर्ट थी, बहुत सारे इनका बेशक जो कल्ट होगा इनका या जो बिल्कुल कोर वर्कर होगा वो आज भी शायद PTI के साथ खड़ा हो, लेकिन ओवरऑल अवामुल नास जो है उसके अंदर बदतरीन तरीके से PTI एक्सपोज हो चुकी है। तो डेफिनेटली ये जो मुकाबला पंजाब की अगर हद तक बात करें वो PTI वर्सेस PMLN था। तो अब अगर PTI जो है वो मैदान से निकल गई है या उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है, तो इसका मतलब है ये फायदा PMLN को पहुंचेगा। और मैं तो समझता हूं कि PMLN जो है वो 2/3 अक्सरियत से जो है वो हुकूमत बनाएगी पंजाब में। यहाँ पर आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो जोड़ तोड़ कर रही है और जिन लोगों को जनूबी पंजाब से वो लेकर आ रही है अपने पास, उनके होते हुए भी आप 2/3 अक्सरियत को देख रहे हैं? मैं लगारी साहब के तज्जिए से एग्री करूंगा कि PMLN को असूली तौर पे अपने इलेक्शंस खुद अपने बलबूते पे लड़ने चाहिए हैं और किसी की कोalition की हमें जरूरत नहीं है या पार्टनरशिप की जरूरत नहीं है। हम अपना मैदान में खुद उतरें और अपनी जो है वो इलेक्शन, हर कैंडिडेट हर सीट पे अपना कैंडिडेट खड़ा करें। और ये एक्सरसाइज हो गई है, हमारे पास बड़े अच्छे कैंडिडेट्स हैं, तो मैं समझता हूँ इसी चीज के ज्यादा इम्कानात हैं। बाकी ये जो बनी है अभी IPP, ये किस नहज पे जाती है, इसकी क्या पॉपुलैरिटी अवाम में होती है, ये कितने कामयाब हो सकते हैं नहीं हो सकते, ये वक्त बताएगा। लेकिन जनरली स्पीकिंग इतनी जल्दी जमातें अगर बन भी जाएं तो वो उनका ग्राउंड लेवल तक जो है वो पॉपुलर होना या पॉपुलर वोट लेना, ये बिल्कुल एक अलग चीज है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त IPP बन तो गई है और बज़ाहिर हमें नजर आता है कि बहुत सारे नाम उधर चले गए हैं, लेकिन ये क्या पज़ेराई ले सकेंगे अवामी?
ये सवालिया निशान। ये एक बड़ा सवाल है जो उस वक्त ज़ाहिर उठाया जा रहा है। लगारी साहब, यही सवाल आपके सामने रखेंगे। ज़ाहिर पंजाब की सियासत को आप बहुत बेहतर समझते हैं, क्या आप ये देख रहे हैं कि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो नाम शामिल कर रही है, जनूबी पंजाब से जो वाबस्तगियाँ अपने साथ ले रही है, उनके होते हुए नून लीग के वोट बैंक को डंट पड़ेगा और नून लीग का जो दावा है कि पंजाब में 2/3 अक्सरियत तो हासिल कर लेगी, ये पूरा होता नजर आ रहा है आपको? मेरे ख्याल में नून लीग का ये ख्वाब भी ऐसा नहीं है कि जिसको हम समझें कि शर्मिंदा ताबीर होने वाला है। 2/3 अक्सरियत की बात बहुत बड़ी बात है। सिंपल मेजॉरिटी की बात भी एक बड़ी बात होगी। बहरहाल इलेक्शन होगा, मुकाबला होगा और एक फिजा होगी। लेकिन मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि अगर PMLN सीट एडजस्टमेंट हो जाती है तो उसका नुकसान होगा, चाहे वो पीपल्स पार्टी से करे या PML से करे, IPP से करे या PMLQ से करे, किसी से भी करे तो उसका नुकसान होगा। ये तो मौलाना फजल रहमान ने कह दिया कि PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। नहीं, वो इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है तो सबको आज़ादाना इलेक्शन लड़ना चाहिए और उसी तरह ही वो अपने मैदान में आए। और फिर मेरी गुजारिश है, चाहे कोई 2/3 अक्सरियत ले ले, चाहे कुछ भी करे, वो एक नेशनल कंसेंसस की हुकूमत की तरफ जाने की तरफ बात करें, ताकि सारे के सारे सियासी स्टेक होल्डर अगर कोई बड़े फैसले करें तो सब एक पेज पर हों। कोई एक बंदा अलग खड़ा होकर ये ना कहे ओ जनाब इस फैसले में मैं शामिल ही नहीं था, वरना मैं होता तो ये कमाल कर देता। मैं कहता हूँ कि सबको मिल बैठ कर करना चाहिए, इसलिए कि अब ये मुल्क जो है ना, दो चीज़ें हैं। इस मुल्क की सोवरेनिटी हमारे लिए बहुत अहम है, इस मुल्क की मुआशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम हमारे लिए बहुत अहम है। और वो इसलिए इस तरह आ सकता है कि कोई ऐसा करैक्टर ना आ जाए जो छलांगे लगाता हुआ इधर से उधर से अपनी जानियाँ देख करता रहे और मालूम हो कि जनाब वो कह रहा है कि मैं पॉपुलर हूँ। अगरचे मेरा उस वक्त भी यही था कि नहीं है पॉपुलर और अब भी यही है, लेकिन फिर इस फिजा में लोग जो इस खेल को खेल रहे होते हैं वो फिर नताइज भी बदल जाते हैं, वो चीज़ें भी बदल जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें जाना चाहिए इलेक्शन में, सबको जाना चाहिए और सबको लड़ना चाहिए। बाद में एक पुरअमन तरीके से इंतकाल इक़्तिदार होना चाहिए और फिर हुकूमत समझे, जो भी हुकूमत बने वो समझे कि इत्तेहाद की हुकूमत बनानी है तो इत्तेहाद की हुकूमत बनाए, जिस तरह से भी उसका सेटअप हो, लेकिन इलेक्शन तमाम लोगों को अपने अपने तौर पर लड़ने चाहिए। तो लगारी साहब, अभी जो एक झलक हमने देखी पीपल्स पार्टी व मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की कश्मीर में बाग के इलेक्शन में सरदार तनवीर इलियास की सीट पे, नताइज आने के बाद अता तारड़ साहब ने भी ट्वीट दाख दिया, दीगर क़यादत में से कुछ लोगों ने कहा कि जी धांधली हुई, तब्दील किए गए, कैसे हो सकता है कि एक पोलिंग स्टेशन पे इतना टर्न आउट हो, दूसरे पे इतना कम हो। क्या आप समझते हैं कि ये प्रेसिडेंट जो अभी हमने देखा है, ये आइंदा आम इंतखाबात में भी जब नताइज जो भी आएंगे वो अदम एतमाद की फजा रहेगी और उसमें नेशनल कंसेंसस डेवलप हो सकेगा बड़े इश्यूज पर? फिर देखें, जिस पर्टिकुलर सीट की बात कर रहे हैं ना, इस सीट के बारे में तो मैं एक पूरा अपना भी एक रखता हूं कि जो मेरी जो अपनी मालूमात हैं, चूँकि मैं इस सीट को देख भी चुका हूं। एक दफ़ा मुश्ताक मिन्हाज साहब मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, वो जीते थे, लेकिन ये सीट तो पहले भी ये ज़ियाउल कमर अभी इलेक्शन में फिर वो थे दूसरे नंबर पर, सबसे बड़े ज़्यादा वोट थे, बल्कि मुश्ताक मिन्हाज साहब के नंबर इससे कम थे। मेरे लिए वो ज़्यादा अजीज़ दोस्त हैं, लेकिन उनके वोट जो कश्मीर के जनरल इलेक्शन होते उसमें भी कम थे, उनके इलेक्शन वोट कम थे। एक दूसरे पर अगर आप इन चीज़ों पर एक सीट पर इल्ज़ामात की तरफ जाएंगे तो फिर जनरल इलेक्शन में आप एक पेंडोरा बक्स खोलेंगे कि जो नताइज को तस्लीम न करने वाला होगा। आपको जाना इस तरह चाहिए, बड़े दिल से के साथ जाएं, आप लड़ें अच्छी तरीके से, ठीक तरीके से, तमाम उसूलों को सामने रखते हुए इलेक्शन में हिस्सा लें। लेकिन आप फिर ये भी देखें कि अगर कोई बाहर से अगर धांधली होती है तो उसको ज़रूर चेक करें, लेकिन आप एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाकर अगर डेमोक्रेटिक फोर्सेस इस बुनियाद पर लड़ पड़ेंगी तो फिर आपका काम हो गया। बिल्कुल दोस्त। रान साहब, मीसाके मईशत की तजवीज़ आसिफ अली जरदारी साहब ने भी दी और ज़ाहिर है मुल्क की मईशत को स्ट्रेंथन करने के लिए लॉन्ग टर्म ऐसी पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है मुआशी जिस पर सियासी इख्तलाफात असरअंदाज ना हो। क्या आप समझते हैं कि इंतखाबात के बाद जो भी जमात हुकूमत में आएगी, जो भी नताइज होंगे, उससे कतई नज़र तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स बैठेंगे और मईशत के हवाले से मिसाक करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ ये वक्त की ज़रूरत है और अगर ऐसे नहीं होता तो जो माशी चैलेंजेस अभी पाकिस्तान को दरपेश हैं
उसका यही एक सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, हर बंदा अपनी ही जो है वो गुड्डी चढ़ाने की कोशिश करेगा, तो उसमें जो मुल्की एजेंडा है वो पीछे रह जाएगा। तो ये आगे अगला जो साल जो है वो माशी तौर पे तो मैं समझता हूँ वो मेक और ब्रेक का साल है, क्योंकि जो हुकूमत आएगी 5 साल का टेन्योर लेके आएगी, उसके पास पहले 2 साल ही हैं जिसके अंदर अगर कोई वो रिफॉर्म्स करना चाहता है, चीजों को बेहतर करना चाहते हैं, तो वो सारा कुछ आपको बल्कि पहले साल में करना होगा। वो आप बुनियाद रखेंगे इकोनॉमिक रिकवरी की। अगर इकोनॉमिक रिकवरी की बुनियाद अगले साल में ना रखी गई तो मैं समझता हूँ पहले ही देर हो चुकी है और हालात जो हैं वो फिर बेहतरी की तरफ जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इस मुल्क को टर्न अराउंड करना। तो ये जो है मिसाके मईशत कोई अगर बहुत डिटेल में नहीं हो सकती, तो बहुत सारे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हैं जिनके ऊपर आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। वो सेक्टर्स हैं टैक्स के जो टैक्स नेट से बाहर हैं, उनको लाना हो तो कोई उस पर सियासत ना करे। आपकी प्राइवेटाइजेशन है, बहुत सारी अथॉरिटीज हैं, कंपनीज हैं जो कि लॉस मेकिंग है, वो नहीं चल पाई 75 सालों में, उनको हुकूमत नहीं मैनेज कर पाई। थोड़ी बेहतरी आती है फिर बदतरी आ जाती है, तो उनको आपने प्राइवेटाइज करना है। इसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए ताकि आप अपने हुकूमत का साइज जो है उसको छोटा कर सकें, अखराजात को कम कर सकें और जो बैड कंपनीज हैं उनको निकाल सकें। तो ये इस तरह के मामलात हैं जिसके ऊपर सियासत होती रही है, और जब भी एक जमात कोशिश करती रही है तो जो अपोजिशन में जमातें होती हैं वो उस पर प्रोपेगेंडा करती हैं, और क्योंकि ये पॉपुलर फैसले नहीं है। बिल्कुल ठीक है। दुआ और उम्मीद यही है कि आइंदा इंतखाबात में जो भी सियासी जमात हुकूमत में आए वो इतना बड़ा दिल रखे कि वो अपोजिशन को साथ मिले और अपोजिशन भी इतनी लचक का मुजाहरा करे कि जो बड़े मौशी मामलात हैं इन पर मिसाके मईशत के लिए एक मेज पर बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब और नज़ीर गारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम बड़ी बात से मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।